हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू इनकम टैक्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं व्हाट इज इनकम फॉर इनकम टैक्स पर्पस। इनकम टैक्स लॉ के लिए इनकम क्या है। तो आप आश्चर्य हो जाएगी ये जान करके कि इनकम टैक्स कहता है कि इनकम चाहे कोई भी हो, लीगल हो इल्लीगल हो, हमारे लिए तो इनकम है और हमें उस पर टैक्स चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। इनकम फॉर इनकम टैक्स पर्पस, नंबर 1, टेंटेड और इलीगल इनकम। टेंटेड का मतलब ही होता है इलीगल, इलीगल मींस टेंटेड। कहता है लीगैलिटी और इलीगैलिटी ऑफ इनकम से हमें कोई मतलब नहीं। इनकम टैक्स कहता है मुझे मतलब नहीं है कि इनकम लीगल आ रही है इलीगल आ रही है। आपके पास पैसा एक्सटॉर्शन मनी का आता हो, स्मगलिंग करके पैसा आता हो, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से पैसा आता हो। आई होप आप ये सब समझते हो। एक्सटॉर्शन मनी मतलब रंगदारी, ठीक है। सामने वाला बोल रहा है दाऊद के आदमी है, दोगे कि नहीं 2 खोखा। यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, 2 खोखा 2 करोड़ रुपए, राइट। तो एक्सटॉर्शन से पैसा आप कमाते हो, या फिर आप स्मगलिंग करते हो, या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हो। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग यू अंडरस्टैंड, सुपारी लेते हो किसी को मारने की, राइट। सुपारी भी पता नहीं आप समझते हो कि नहीं। तो आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हो और उससे आपके पास इनकम आती है, या फिर आप कुछ लीगल काम करते हो उससे आपके पास इनकम आती है। इनकम टैक्स लॉ कहता है हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। इनकम टैक्स के लिए इनकम इनकम है और आपको उस पर टैक्स देना होगा। मैं जैसे ही ये बात कहता हूं, पता है आपके मन में क्या आता है? आप कहोगे सर कोई स्मगलिंग कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर रहा है, तो इनकम टैक्स लॉ को थोड़ी ना कंप्लाई करता होगा। वो थोड़ी ना अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर रहे हैं, हम एक्सटॉर्शन से पैसा कमाते हैं, उस पर टैक्स दें। तो मैं आपसे कहूंगा, मैं आपको लॉ सिखा रहा हूं। वो लॉ कंप्लाई होता है कि नहीं होता है, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा। हमारे देश में कानून है कि खून करना मना है, आप किसी का खून नहीं कर सकते, लेकिन खून कर रहे हैं कि नहीं? लोग करते तो हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रहा है कि मर्डर करना मना है, लेकिन मर्डर होता है ना। एग्जैक्टली द सेम वे लॉ ये कहता है कि आप पैसा कहीं से भी कमा रहे हो, आप इनकम टैक्स को अपनी रिटर्न में ये बात बताइए और टैक्स पे कीजिए। आप स्मगलर ही क्यों ना हो, आप कॉन्ट्रैक्ट किलर ही क्यों ना हो, इनकम टैक्स की नजर में आप एक अच्छे इंसान हो, राइट। टैक्स कंप्लायंस के नेचर से आप एक अच्छे इंसान हो अगर आपने अच्छे से टैक्स कंप्लाई किया है और इनकम टैक्स पे किया है, राइट। जैसे मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हो, राइट, और आपने उसका टैक्स जमा नहीं किया है, तो क्रिमिनल लॉ तो आपके पीछे रहेगा ही, इनकम टैक्स भी अब पीछे पीछे लगा रहेगा, कहेगा बताओ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग किया, मेरा टैक्स ही हमको नहीं दिया है, ठीक है। और क्रिमिनल लॉ भाई आपने क्राइम किया इसलिए आपको पकड़ने के लिए लगा रहेगा। सो दिस इज हाउ दिस इनकम टैक्स वर्क्स। तो इनकम इज इनकम दो टेंटेड। फॉर पर्पस ऑफ इनकम टैक्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड टेंटेड इनकम। इवन इलीगल इनकम इज टैक्स्ड जस्ट लाइक एनी लीगल इनकम। नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्यूटेड इनकम। ये क्या होता है, आइए समझाता हूं आपको। देखिए ये हाउस प्रॉपर्टी है, और ये हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, ठीक है। 2 भाई हैं ए और बी, जो दोनों ही भाई कोर्ट में केस चल रहा है एक कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। ए कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, पिताजी ने मुझे दी थी। बी कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, पिताजी ने मुझे दी थी। हालांकि ए के पास ये प्रॉपर्टी का पोजीशन था, उसी ने किराएदार लगा दिया है, ठीक है। और किराए की इनकम भी आ रही है, रिसीव भी कौन कर रहा है? ए कर रहा है, क्योंकि उसके पोजीशन में प्रॉपर्टी थी। लेकिन कोर्ट में केस चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, भाई ये केस चल रहा है अभी। तो इनकम टैक्स के हिसाब से किराए की इनकम किसकी हुई? क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि ये प्रॉपर्टी बी की है, तो ऑब्वियसली जितना किराया आया था ए को, वो भी बी को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर बी की प्रॉपर्टी है तो किराए की इनकम भी किसकी हुई? बी की। तो इनकम टैक्स लॉ किससे टैक्स लेगा? कोर्ट में केस चल रहा है कि प्रॉपर्टी ए की है कि बी की है, अभी पता नहीं है, किराए की इनकम आ रही है। इनकम टैक्स लॉ किसके हाथ में टैक्सेबल करेगा? तो इनकम टैक्स कभी भी वेट नहीं करेगा कि कोर्ट का क्या फैसला आ रहा है, वो दोनों के हाथ में टैक्स लगा देगा। इनकम टैक्स कहेगा कि भाई हम तो तुम दोनों से ही रेंटल इनकम पे टैक्स लेंगे, दोनों से टैक्स लेंगे। और कल जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी ए की है,
तो भाई किराए की इनकम उसकी थी, उसने टैक्स दिया है, लेकिन बी ने भी तो टैक्स दिया है, तो बी को हम सारा का सारा टैक्सेस अलोंग विथ इंटरेस्ट वापस कर देंगे। अगर कोर्ट का फैसला आता है नहीं भाई ये इनकम किसकी थी, बी की थी, तो कोई बात नहीं, बी ने टैक्स जमा कर दिया, अच्छी बात है, और ए का जितना भी टैक्स जमा हुआ है वो अलोंग विथ इंटरेस्ट वापस कर दिया जाएगा। राइट, जब दोनों के हाथ में एक ही इनकम को टैक्सेबल बनाया जाता है तो इसको आम बोलचाल की भाषा में प्रोटेक्टिव असेसमेंट बोलते हैं। प्रोटेक्टिव असेसमेंट कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भाई ये एक असेसमेंट की, असेसमेंट मतलब आपकी इनकम को असेस करना, लेकिन सिंस ये प्रोटेक्शन दे रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई वो परेशान नहीं है, उसको टेंशन नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा अब टेंशन क्या थी, अगर मान लीजिए वो टैक्सेबल करता है इनकम सिर्फ एक के हाथ में, मिस्टर ए के हाथ में इनकम टैक्सेबल कर देता, तो क्या टेंशन थी, कोई टेंशन थी क्या? हाँ, मान लीजिए कल को कोर्ट का फैसला आता और कहता कोर्ट की ये इनकम बी की है क्योंकि ये मकान बी का है, तो इनकम टैक्स पता है 6 साल से पुराना टैक्स आपसे नहीं ले सकता। ये इनकम टैक्स के कानून में लिखा हुआ है कि आपसे 6 साल से पुराना टैक्सेस नहीं लिया जा सकता है। अब आपको तो मालूम है कि हमारे देश में तो कोर्ट में क्या होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होता है। हो सकता है फैसला है 20 साल बाद, 30 साल बाद, तो पता है बी से रिकवर भी कितना किया जाता टैक्स, सिर्फ 6 साल का ही कर पाते, उससे पुराना टैक्स रिकवर भी नहीं कर पाते। तो इनकम टैक्स कहता है भाई हमको नहीं मालूम कोर्ट का फैसला कितने समय में आएगा और हम लोग इतनी टेंशन नहीं ले सकते, हम अपना टैक्स दोनों से वसूल लेते हैं। जब कोर्ट का फैसला आएगा कि भाई इसकी प्रॉपर्टी नहीं थी तो हम उसका टैक्सेस अलोंग विथ इंटरेस्ट वापस कर देंगे। राइट, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्यूटेड इनकम। मैं आपको डिस्प्यूटेड इनकम समझा रहा था, लेकिन साथ ही साथ मैंने उसकी टैक्सेशन भी समझा दी आपको। तो डिस्प्यूटेड इनकम का मतलब होता है कि ये इनकम किसकी है ये बात अभी क्लियर नहीं है। जब इनकम किसकी है ये बात क्लियर नहीं है तो ऐसी इनकम को कहा जाता है डिस्प्यूटेड इनकम। और ऐसे केस में सरकार हमारी क्या कर रही है, दोनों से ही टैक्सेस ले रही है। राइट, नाउ थर्ड इज पिन मनी। पिन मनी का मतलब क्या होता है, हस्बैंड घर खर्च चलाने के लिए वाइफ को जो पैसा देता है, हस्बैंड घर खर्च चलाने के लिए वाइफ को जो पैसा देता है उसे कहा जाता है पिन मनी। राइट, उस पैसे से वाइफ अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद लेती है या कोई इन्वेस्टमेंट कर देती है तो वो वाइफ की ही कहलाएगी, ऐसा लिखा हुआ है। आइए दिखाता हूं, पिन मनी। Pin money received by a woman for her dress or private expenditure, as also a small saving effected by a housewife out of the money is given to her by her husband for running the expenses of the kitchen, would not be income in the eyes of law. तो सबसे पहली बात बता रहा है कि अगर हस्बैंड वाइफ को घर खर्च चलाने के लिए पैसा देता है, मान लीजिए हस्बैंड ने 25,000 रुपये घर खर्च चलाने के लिए वाइफ को दिए और वाइफ ने उसमें से कुछ पैसे बचा लिए। देखिए हिंदुस्तान में सारी भारतीय नारी यही करती हैं, घर खर्च के लिए जितना पैसा मिलता है वो कुछ ना कुछ उसमें से बचा ही लेती है। ठीक है, और पति को बताती भी नहीं कि इसमें से बचा लिया है। अब मान लीजिए उस 25,000 रुपये में से 3,000 रुपये उन्होंने बचा लिए, तो वो 3,000 रुपये जो बचा हुआ है क्या ये उस लेडी की इनकम कहलाएगी? तो आंसर इज नो, पिन मनी इज नॉट इनकम। ये बात यहां क्लियर की जा रही है। अब बात आती है कि उस पिन मनी को 3,000 रुपये को इकट्ठा किया गया, ठीक है, और ढेर सारे पैसे हो गए जब, तो उस वाइफ ने कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली। वो प्रॉपर्टी किसकी कहलाएगी इनकम टैक्स की नजर में, हस्बैंड की कि वाइफ की? कहता है वो वाइफ की कहलाएगी। और उस इन्वेस्टमेंट से, उस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम आएगी तो अब वो इनकम कहलाएगी वाइफ की। ध्यान दीजिएगा, जो पिन मनी से पैसा बचा है वो इनकम नहीं है। क्यों इनकम नहीं है? अरे वो इनकम थोड़ी ना है किसी भी तरीके से। हस्बैंड अगर 25,000 रुपया वाइफ को दिया है तो जो भी कमाया था उस पर टैक्स दिया है कि नहीं? हस्बैंड मान लो 1 लाख रुपया कमाया था, अरे तो पूरे 1 लाख पे सरकार को टैक्स दिया है, उसी में से तो 25,000 वाइफ को दे रहा है, और वाइफ उसमें से 22,000 रुपया खर्चा कर रही है, 3,000 रुपया बचा ले रही है अपनी, तो वो 3,000 वाइफ की इनकम नहीं है। लेकिन वो 3,000 रुपए को इकट्ठा किया गया और वाइफ ने उससे कुछ इन्वेस्टमेंट ले ली, तो वो इन्वेस्टमेंट वाइफ की कहलाएगी, नंबर 1। दूसरी बात कि उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगी वो वाइफ की इनकम कहलाएगी। आप कहोगे सर इतनी बात क्यों बता रहे हैं, इसका कोई बहुत विशेष लॉजिक भी है क्या? तो एक बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे, ये समझाने के पीछे। अदरवाइज अगर हस्बैंड वाइफ के नाम से इन्वेस्टमेंट कर दे तो इनकम टैक्स की नजर में वो इन्वेस्टमेंट हस्बैंड की ही कहलाती है, उससे आने वाली इनकम हस्बैंड की ही होती है। मैं आपको एक जनरल बात समझाने की कोशिश करता हूं। इफेक्टिवली 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं आता। ऐसे तो 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स लगता नहीं है, लेकिन छूट वगैरह की वजह से मोटा मोटी 5 लाख रुपए तक इफेक्टिवली कोई टैक्स आता नहीं है। राइट,
तो मान लीजिए हस्बैंड ने एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की है 50 लाख रुपए की जिसपे 5 लाख रुपए का ब्याज आता है, तो हस्बैंड के हाथ में टैक्स फ्री है। अब हस्बैंड को और इन्वेस्टमेंट करनी है 50 लाख रुपए की, तो पता है वो किसके नाम से करने की कोशिश करेगा? वाइफ के नाम से, क्योंकि वाइफ के नाम से अब 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करेगा, उस पर फिर से इनकम आएगी कितनी? 5 लाख रुपए की, तो वाइफ के हाथ में भी वो टैक्स फ्री हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसे एक पैसा टैक्स नहीं देना होगा। वो 50-50 लाख रुपए की दो इन्वेस्टमेंट करने की बजाय अगर एक अपने नाम से पूरी 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देता तो इनकम आती 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए उसके हाथ में फिर टैक्सेबल हो जाता हस्बैंड के हाथ में। तो हर कोई क्या अपनी इनकम को तोड़ने की कोशिश करता है कि थोड़ी सी इनकम मेरी ना कहला कि मेरी वाइफ की कहलाए, ताकि उसके हाथ में भी एग्जेम्पशन मिल जाए। हाँ, ऐसी कोशिश करेगा। इसलिए इनकम टैक्स भी बहुत चालाक है। इनकम टैक्स कहता है हस्बैंड ये पैसा तुमने इन्वेस्ट किया था, हस्बैंड कहता है हाँ, तो कहता है इनकम भी तुम्हारी है। तो इनकम टैक्स में इसका एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, इनकम जोड़ देना, राइट। यानी हस्बैंड वाइफ की इनकम बनाना चाहता था, वाइफ की इनकम थी नहीं, बनाना चाहता था, तो इनकम टैक्स कहता है नहीं भाई, बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें उल्लू ना बनाओ, ये इनकम किसकी है? तुम्हारी है, तुम्हारे हाथ में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन यही बात यहां पे समझने वाली जरूरत थी कि पिन मनी के केस में ऐसा नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ को घर खर्च के लिए पैसा दे, उसमें से बचा के वाइफ कुछ इकट्ठा करके एक इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दे, तो वो इन्वेस्टमेंट वाइफ की है और उससे आने वाली इनकम भी वाइफ की है। हाँ, और जो पिन मनी से पैसा बचा है वो इनकम है ही नहीं, वो इनकम है ही नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लेकिन पिन मनी जैसा होना चाहिए। अब ये नहीं कि वाइफ का घर खर्च है 25,000 रुपया और हस्बैंड हर महीने 2 लाख रुपया दे देता है, ताकि जानबूझ के उसकी हर महीने 1,75,000 की बचत हो जाए, ताकि वो पैसा इकट्ठा होके उससे वाइफ इन्वेस्ट कर ले और उसकी इनकम जो है वो वाइफ की कहलाने लग जाए। मतलब हस्बैंड जानबूझ के अपने नाम से इन्वेस्ट ना करने के लिए वाइफ कोई पिन मनी बढ़ा के दे रहा है घर खर्च का पैसा, ताकि उसका पैसा इकट्ठा हो जाए और उसके नाम से इन्वेस्टमेंट हो जाए, ताकि पिन मनी अगर वो कहलाएगा तो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगी वो किसकी कहलाएगी? वाइफ की कहलाएगी ना, राइट। इसलिए वो ऐसा कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसे पिन मनी नहीं मानेगी। पिन मनी ऐसा होना चाहिए जो घर खर्च के बराबर हो, आपके घर खर्च के बराबर। एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या हर कोई का घर खर्च अलग अलग होता है? हाँ, अरे बहुत सारे लोग हैं जिनका घर खर्च शायद 8,000 रुपये महीना ही है, 10,000 रुपये महीना ही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका घर खर्च 50,000 रुपये महीना है, कुछ ऐसे भी है जिनका घर खर्च महीने का 5 लाख रुपए भी है और 50 लाख रुपए भी है। तो ऑब्वियसली जो बचत का एलिमेंट है वो बहुत थोड़ा सा होना चाहिए, लगभग घर खर्च के बराबर। जब हस्बैंड वाइफ को पैसा देगा ना, तब वो पिन मनी कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा अभी तक? इनकम फॉर इनकम टैक्स पर्पस, चाहे इनकम लीगल हो इलीगल हो, वो इनकम है। दूसरा हमने पढ़ा डिस्प्यूटेड इनकम अगर होगी, यानी इनकम का मालिक कौन है ये नहीं पता चल रहा है, तो इनकम जिस जिस के हाथ में डिस्प्यूट चल रहा है उस इनकम को लेके, उन सभी के हाथ में टैक्सेबल होगी। पिन मनी इनकम नहीं होती है, राइट, लेकिन पिन मनी को इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वो इन्वेस्टमेंट वाइफ की होती है और उससे आने वाली इनकम भी वाइफ की होती है, हालांकि पिन मनी इनकम नहीं होती है। अगला है इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड, इनकम बाहर से आनी चाहिए। मतलब अपने लोग ही पैसा इकट्ठा करें, अपने ऊपर खर्च करें तो इनकम नहीं है, इनकम हमेशा बाहर से आनी चाहिए। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। राज वेलफेयर सोसाइटी, राज रेजिडेंशियल सोसाइटी, क्या है ये राज रेजिडेंशियल सोसाइटी? मैं आपको बताऊं, बेसिकली ये बिल्डिंग है राज रेजिडेंशियल सोसाइटी। इसमें सैकड़ों फ्लैट्स हैं, सैकड़ों क्या बता ही देते हैं, 100 फ्लैट्स हैं इसमें, ठीक है। और इस बिल्डिंग का नाम क्या है? राज रेजिडेंशियल सोसाइटी। इसमें लिफ्ट हैं, गार्ड हैं, सब कुछ है, सारी फैसिलिटी है, एमिनिटीज यहाँ पे दी जाती हैं। और इन सभी फैसिलिटी के खर्चों को मीट आउट करने के लिए हर फ्लैट वालों से 2,000 रुपये महीना लिया जाता है। क्या ऐसा हिंदुस्तान में हर सोसाइटीज में होता है? हाँ भाई, अगर फ्लैट वाले पैसा देंगे तभी तो उसकी कॉमन फैसिलिटीज मीट आउट होंगी, राइट। तो हर फ्लैट वालों से 2,000 रुपये महीना ले लिया जाता है। यानी इस राज रेजिडेंशियल सोसाइटी के पास हर महीने पता है कितना आ जाता है? 2 लाख रुपए आता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर महीने में 2 लाख रुपए की कलेक्शन हुई, क्योंकि हर महीने होती है ये कलेक्शन, तो एक पर्टिकुलर महीने में भी 2 लाख की कलेक्शन हुई, जिसमें खर्च हुआ सिर्फ 1,80,000 रुपया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या 20,000 रुपए राज रेजिडेंशियल सोसाइटी की इनकम हो गई? तो इसका आंसर है नो।
क्योंकि इनकम हमेशा बाहरी से आनी चाहिए। राज रेजिडेंशियल सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं वही पैसा दे रहे हैं और अपने ऊपर ही खर्च कर रहे हैं। अगर आप अपने मेंबर से पैसा लेते हो और अपने ऊपर ही खर्च कर लेते हो तो बचा हुआ पैसा इनकम नहीं सरप्लस कहलाता है। क्या कहलाता है? सरप्लस। तो 20,000 रुपए जो यहां बच गया है उसको हम बोलेंगे सरप्लस। इस पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये बात पे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 10 बच्चे मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलो आज पार्टी करते हैं, ठीक है, और 10 बच्चों ने क्या किया, 10 दोस्त थे वो, ठीक है, और 10 ने डिसाइड किया आज पार्टी करते हैं, चलो 5500 रुपए सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो 5500 रुपए सारे लोग ने कंट्रीब्यूट किया, कितना पैसा हो गया? 5000 रुपया। अब वो लोग पार्टी करने गए, पार्टी में खर्च हुआ 4600, तो कितना बच गया? 400 रुपया। तो मैं जानना चाहता हूं वो 400 रुपया क्या उन 10 बच्चों की इनकम हो गई? नहीं भाई, अपने लिए पैसा इकट्ठा किया और अपने ऊपर ही खर्च कर दिए, तो बचा हुआ पैसा क्या कहलाता है? सरप्लस कहलाता है, प्रॉफिट नहीं कहलाता। पैसा बाहरी से आना चाहिए तब वो इनकम है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे राज रेजिडेंशियल सोसाइटी, जो अपने मेंबर से पैसा लिया अपने ऊपर ही खर्च की, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को इनकम टैक्स की भाषा में बोला जाता है म्यूचुअल कंसर्न। म्यूचुअल कंसर्न। और म्यूचुअल कंसर्न की कोई इनकम नहीं होती, ये बात आपको याद रखनी होगी। म्यूचुअल कंसर्न की इनकम नहीं होती। इसी तरीके के और भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, लॉयर्स का एसोसिएशन है, तो व्यापारियों का भी अपना ट्रेड एसोसिएशंस होता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने मेंबर से पैसा इकट्ठा करते हैं, अपना गेट टुगेदर वगैरह करते हैं अपने इस तरीके से, और अपने ऊपर ही पैसा खर्चा करते हैं, जो बच जाता है वो सरप्लस होता है। ऑब्वियसली ये जो 20,000 रुपया है कभी सरप्लस होगा, कभी डेफिसिट भी हो जाएगा। तो ये अगले महीने क्या हुआ भाई, ये 20,000 रुपये पड़ा हुआ था सोसाइटी के पास, अगले महीने खर्चा 2,20,000 हो गया क्योंकि लिफ्ट खराब हो गई थी, तो 40,000 रुपये का एक साथ एक बार खर्चा आ गया, राइट। तो ये अपने ऊपर खर्च करते हैं, ये सरप्लस डेफिसिट यही होता है, इनका कोई इनकम नहीं होता। क्लियर है? तो म्यूचुअल कंसर्न का एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि इनकम हमेशा बाहरी से आनी चाहिए। इनकम अगर हम खुद ही इकट्ठा करते हैं, खुद ही हम अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अपने मेंबर पे खर्च करते हैं, तो वहां पे प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कहीं मेरी बात कॉन्ट्राडिक्ट ना हो जाए इसलिए एक बात आपको बता दूं, म्यूचुअल कंसर्न की एक इनकम होती है। कौन सी होती है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, अभी आप जान लीजिए म्यूचुअल कंसर्न की कोई इनकम नहीं होती, उनका सरप्लस होता है। लेकिन एक इनकम होती है, एक इनकम होती है। कब बताऊंगा? आज से तकरीबन 40-50 क्लास बाद, हाँ, तब जाके आप इतने मेच्योर होंगे कि इस बात को समझ पाएंगे, राइट। तो अभी तो बहुत दूर की बात है, नियरली 40 क्लास लेटर यू विल गेट टू नो कि देयर इज वन इनकम ऑफ म्यूचुअल कंसर्न ऑल्सो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? म्यूचुअल कंसर्न की इनकम नहीं होती है, इनकम बाहर से आनी चाहिए। नेक्स्ट है द इनकम विच हैज इन एनी प्रीसीडिंग ईयर बीन इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन ऑन एक्रूअल बेसिस। कहता है किसी भी प्रीसीडिंग ईयर में अगर एक इनकम किसी पर्सन की टोटल इनकम में जोड़ दी गई, टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। ये वो इनकम है जिसपे इनकम टैक्स के तहत आपको टैक्स देना है। मैंने आपको इनिशियल क्लास में एक बार बताया था कि आप जो एक्चुअल में कमाते हो वो आपकी रियल इनकम है, लेकिन जिसपे आप टैक्स देते हो कोई जरूरी नहीं है वो इनकम बराबर हो, ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स का कानून आपको बताता है ये इनकम टैक्सेबल है ही नहीं। अरे भाई, आपने 4 इनकम कमाई, उसमें से 3 इनकम आपकी टैक्सेबल ही नहीं है, तो टैक्सेबल इनकम तो बस एक ही इनकम है ना। रियल में तो आपने 4 धंधों से जो कमाया है वो आपकी रियल इनकम है, बट योर टैक्सेबल इनकम इज ओनली इनकम ऑफ वन धंधा, राइट। तो टैक्सेबल इनकम डिफरेंट हो सकती है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी कभी ऐसा भी होता है इनकम टैक्स में एक पर्टिकुलर खर्चा आपने किया, वो इनकम टैक्स कह रहा है हम इसको खर्चा नहीं मानते। अरे जेन्युइनली तो वो मेरे बिजनेस का खर्चा है, मैंने तो अपने पीएल में घटा रखा है, लेकिन इनकम टैक्स कह रहा है हम नहीं मानते खर्चा, बस नहीं मानते तो नहीं मानते। तो अकॉर्डिंगली आपकी इनकम बढ़ जाती है। तो योर टैक्सेबल इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर एक्चुअली अर्निंग, राइट। तो अगर एक पर्टिकुलर इनकम आपकी टोटल इनकम में जोड़ दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल, तो shall not again be included on its receipt by him in India during the previous year। तो रिसिप्ट बेसिस पे वो दोबारा से टैक्सेबल नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आई आपको? स्वाभाविक सी बात है, एक इनकम अगर एक्रूअल बेसिस पे जब वो इनकम एक्रू हुई
तो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो गई, तो क्या रिसिप्ट पे दोबारा टैक्सेबल हो जाएगी? मेरी सैलरी ड्यू हुई, ठीक है, एक्रू हो गई मेरी, ठीक है, मिली हमको 3 महीने बाद मिली सैलरी, तो जब एक्रू हुई थी तो टैक्सेबल हो गई, फिर आज मिली है तो भी टैक्सेबल हो गई, ऐसा थोड़ी ना है, एक ही बार टैक्सेबल होगी। राइट, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ये 2 फाइनेंशियल ईयर हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। आपने इस फाइनेंशियल ईयर, पहले फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग पे एक 50,000 रुपए की एफडी कराई, ठीक है, 2 सालों के लिए, एफडी फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। 10% का ब्याज था इसमें, 10% इंटरेस्ट था, ठीक है। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? पहले साल का ब्याज आया 50,000 पे 10% 5,000, तो पैसा हो गया आपका 55,000 बेसिकली, 55,000। फिर अगला 55,000 पे 10% हुआ, कितना हो गया? 5,500, यानी आपका मेच्योरिटी हो गया 60,500 का। जोड़ तो नहीं ना पड़ रहा है दिमाग पे? चलिए मेच्योरिटी 60,000 कर देते हैं, पता नहीं बहुत घबराहट भी होती है आप लोगों से हमको। चलिए 50,000 की एफडी थी, 60,000 रुपया मेच्योरिटी हो रही है, 10,000 ब्याज मिल रहा है, रॉन्ग फिगर, ठीक है। तो 10,000 रुपया अगर ब्याज मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल का इंटरेस्ट 5,000 और अगले साल का इंटरेस्ट फिर 5,000, यही हुआ। हालांकि एक्चुअल में 2 साल की एफडी कराओगे तो और 10,000 ब्याज आता है 2 साल में, तो पहले साल का 5,000 दूसरे साल का 5,000 नहीं होगा, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। पहले साल का ब्याज 5,000 से थोड़ा सा कम होगा, दूसरे साल का ब्याज 5,000 से थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर टोटल 10,000 ब्याज है, ठीक है। हम 10% अब हटा दे रहे हैं, टोटल ब्याज 10,000 है, ठीक है ना। टोटल ब्याज अगर 10,000 है तो पहले साल का 5, दूसरे साल का 5 नहीं होगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा। लेकिन एक्चुअली हमको ब्याज की कैलकुलेशन थोड़ी ना सीखनी है, हमको तो ट्रीटमेंट सीखना है। ये जो भी ब्याज की इनकम है, वॉटेवर कम ज़्यादा 5,000 से, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए एक्रूअल बेसिस पे अगर हम इनकम की बात करें तो मेरी फर्स्ट ईयर की इनकम 5,000 है और मेरी सेकेंड ईयर की इनकम भी 5,000 है ब्याज की। लेकिन अगर हम रिसिप्ट बेसिस की बात करें कि भाई ब्याज मिला कब, तो ब्याज तो हमको यहाँ मेच्योरिटी पे मिला है ना 10,000 पूरा, यहां तो कुछ नहीं मिला था। तो अब कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है कि अगर ये इनकम 5,000 रुपए तुमने एक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल बना लिया, तुमने ब्याज भले नहीं आया था, तुमने कहा एक्रूअल बेसिस पे भाई मेरा ब्याज बन तो गया ही 5,000 पहले साल का, और तुमने इसको टैक्सेबल बना लिया, तो अगले साल जब वो 5,000 मिलेगा, इस 10,000 की रिसिप्ट के अंदर 5,000 पिछले साल का मिल रहा है, तो कह रहा है वो टैक्सेबल नहीं होगा। आ रही बात समझ में? अगर तुमने 5,000 यहां टैक्सेबल बना लिया तो यहां ये 5,000 टैक्सेबल होगा, या फिर 10,000 रुपया दूसरे साल टैक्सेबल होगा, सीधे रिसिप्ट पे टैक्सेबल कर दो। आई बात समझ में? यानी एक्रूअल पे और रिसिप्ट पे दोनों पे टैक्सेबल मत बनाओ। अगर तुमने एक्रूअल पे टैक्सेबल बना लिया है तो फिर रिसिप्ट पे वो दोबारा से टैक्सेबल नहीं होगा। स्वाभाविक सी बात है, एक ही इनकम पे 2-2 बार टैक्स थोड़ी ना ले लेंगे। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें तो पहले साल की इनकम 5,000 और दूसरे साल की इनकम 5,000 कह लीजिए, या पहले साल की इनकम निल और दूसरे साल की 10,000 कहिए, ठीक है। नेक्स्ट, any income is to be included in the total income only if it is taxable as per the provision of Income Tax Act and shall be computed as per the provision of the act। कह रहा है कोई भी इनकम टोटल इनकम का हिस्सा, टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम, आम बोलचाल की भाषा पे टोटल इनकम वो इनकम है जिस पे आप टैक्स पे करते हो। कह रहा है कोई भी इनकम टोटल इनकम में तभी जोड़ी जाती है जब वो टैक्सेबल होती है इनकम टैक्स के हिसाब से। अगर वो एग्जेम्प्ट इनकम है यानी टैक्स फ्री है तो वो नहीं जोड़ी जाएगी टोटल इनकम में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या है, इनकम इन कैश और इन काइंड। इसका मतलब इनकम मे बी रिसीव्ड इन कैश और इट मे बी रिसीव्ड इन काइंड। इनकम है दोनों ही केस में और आपके हाथ में टैक्सेबल भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे इस कोर्स की फीस है 10,000 रुपये, बच्चा कैश में देता है 10,000 रुपया। कैश मतलब, कैश का मतलब कैश ही नहीं होता, कैश का मतलब कैश थ्रू बैंक वॉटेवर, इस फॉर्म में देता है, मनी फॉर्म में देता है हमें, या फिर वो हमें 10,000 रुपए का एक मोबाइल दे देता है, ठीक है। मतलब वो फीस में ही 10,000 रुपए का मोबाइल दे देता है इंस्टेड ऑफ पेइंग 10,000 इन कैश। दोनों ही केस में ये मेरे लिए क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक टीवी का डीलर है, ठीक है, उसको
ऑफर ये दिया कंपनी ने कि आप 100 टीवी बेच दीजिए, हम आपको सिंगापुर का ट्रिप दे देते हैं। तो 100 टीवी बेच के जो कमाएगा वो तो इनकम है ही। मैं आपको बताऊं, सिंगापुर का ट्रिप जो मिला उसकी जो वैल्यू बनती है वो भी उसकी इनकम है, क्योंकि ये भी तो बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से आ रहा है। मार्जिन कैश में भी आ सकती है और इन काइंड भी हो सकती है, राइट। तो income is taxable whether it is received in cash or in kind. Whether income is received in cash, its value would be determined as per the provision of the Income Tax Act for the purpose of inclusion in the taxable income. हाँ, अगर इनकम काइंड में आएगी तो इनकम टैक्स का प्रोविजन बताता है कि इस काइंड में जो आपके पास इनकम आई है उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, वो वैल्यू निकाली जाएगी और आपके हाथ में टैक्सेबल बना दी जाएगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, इनकम मे बी इन कैश, इट मे बी इन काइंड, इवन द इनकम रिसीव्ड इन काइंड इज टैक्सेबल इन योर हैंड। ठीक है, अगर मुझे बिजनेस प्रोफेशन की वजह से, मेरे काम करने की वजह से कुछ भी मुझे मिलता है तो वो मेरी इनकम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज इनकम फॉर इनकम टैक्स पर्पस। विल स्टॉप हियर।